अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम आईपीएम पे बात करेंगे। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। ये मरबूत तरीक़ाकार है कीड़ों को कंट्रोल करने का। और ये है क्या? आप इसे अप्लाई तो कर रहे हैं अपनी अमली ज़िंदगी में। हमारे काश्तकार इससे वाकिफ़ इस तरह हैं कि ये सारा कुछ उस पर अमल कर रहे हैं, लेकिन आईपीएम के नाम, आईपीएम की इस्तिलाह और आईपीएम की जो साइंटिफिक अंदाज़ हैं उससे शायद नाआशना है। तो इसके रिज़ल्ट्स क्या निकलते हैं, फ़ायदा होता है, नुकसान ज़्यादा होता है, कब से हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका मुस्तकबिल क्या है, दुनिया में इसका क्या रुझान है, ये सारे मौज़ूआत हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब। आप ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं, आईपीएम को भी अच्छी अंदाज से समझते हैं। इनसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है। दूसरे मेहमान मोहम्मद आलमगीर साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा ज़राअत तोसी से और ये सारा कुछ अप्लाई करवाते हैं, उनसे भी पूछेंगे क्या सूरत हाल है। और तीसरे मेहमान डॉक्टर मुज़म्मिल फ़ारूक साहब, आपका ताल्लुक़ कैबी से है। वो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोलॉजिकल तरीक़ाकार की तरफ जाती है और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो है काम कर रही है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, अगर हम आईपीएम को अपने आम लोगों को आसान अल्फाज में समझाना चाहें तो क्या बताएंगे कि ये क्या है आईपीएम? जी, कीड़ों का मरबूत तरीका इंसदाद, इसका अगर हम कीड़े ख़त्म करने के जो कीड़ों को ख़त्म नुकसानदेह करने के कीड़े लिए हैं, जो हम मुख्तलिफ कंट्रोल के तरीके हैं उनको जब हम मिला के कोई काम करते हैं तो उसको हम कह देते हैं आईपीएम या मरबूत तरीका इंसदाद कह आप देते कोई हैं। तारीफ करेंगे आलमगीर साहब इसकी? जी डॉक्टर साहब, आईपीएम के अंदर वो तमाम तर टेक्निक्स और वो तरीक़ाकार को हम इस्तेमाल करते हैं जिनसे किसी भी हम दुश्मन कीड़े को एक काश्तकार तल्फ करता है। आमतौर पर काश्तकार के जहन में एक ही तरीका होता है कि वो ज़री ज़हर हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसमें वो टेक्निक जो किसी दुश्मन कीड़े को मारने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, उन तमाम टेक्निक्स का जो एक गुलदस्ता बनता है, जो एक जामे हिकमत अमली बनती है, उसका मजमूई नाम हम कह देते हैं जी आईपीएम जी। मुज़म्मिल साहब, आप भी इस पे कोई हिस्सा डालेंगे क्योंकि ये अहम मामला है। मैं कहता हूँ कि लोगों को समझ आ जाए। बिल्कुल सर, मैं दोनों मेहमानों की बातों से जो है बिल्कुल जो है एग्री करता हूँ। इसमें बेसिकली जो आईपीएम जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली एक हिकमत अमली का नाम है, जो कि अगर हम इसको देखें कि फार्मर जो है, जो हमारे किसान भाई हैं, वो किस तरीके से अपनी फसलों के ऊपर जो कीड़े हमला करते हैं उनको किस तरीके से जो है उनकी रोकथाम कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई एक तरीक़ाकार जो है वो नहीं आता। जब हम अपनी फसल लगाते हैं तो उसी टाइम से जो है हम आईपीएम का तरीक़ाकार जो है वो शुरू कर देते हैं, और जब तक एंड पे हम स्प्रे भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आईपीएम के अंदर आता है। तो इसको अगर हम कहें कि आईपीएम कोई एक तरीक़ाकार है, उसको वो कहना गलत होगा। आईपीएम के अंदर वो तमाम तरीक़ाकार आते हैं जो कि कीड़ों को कंट्रोल करने के इस्तेमाल में किए जाते हैं। आलमगीर साहब, ये इसका मतलब तो ये डॉक्टर साहब की बात सुन के ऐसे लगता है कि रोज़े अज़ल से ये आईपीएम चल रहा है, हमने नाम दे दिया इसको। जी बिल्कुल, ये रोज़े अज़ल से ही आईपीएम चल रहा है और या जब से काश्तकारी शुरू की ऐसे ही। और पहले अगर तो आप देखें ना, कुदरत ने शिकार की तरफ था ना जी रुझान ज़्यादा ऐसे इंसान बिल्कुल। का। और अगर डॉक्टर साहब आप देखें ना, तो अल्लाह ताला ने जो नेचर या कायनात बनाई है ना, वो बैलेंस बनाई है, वो आईपीएम के असूलों पे ही रखी है। उसने पूरा का पूरा एक मरबूत सिस्टम बना के दिया है हमें। तो वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि नहीं है कोई चीज़ निकम्मी इस जहां में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। तो कुदरत के ये हमारी इख्तरा है, ये दुश्मन है और ये है, दुश्मन कोई नहीं है। एक्चुअली हमने इसके अंदर बिगाड़ पैदा किया है फितरत के अंदर। तो अल्लाह ताला ने ये बैलेंस रखी है। तो ये अज़ल से ही एक सिस्टम था जिसको हमने डिस्टर्ब किया है, और अब हमारी बका इसी सिस्टम की तरफ है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आईपीएम की तो हमारी बका है। अगर हम आईपीएम पे नहीं जाते देन हमारी इसके अंदर बका नज़र मुझे नहीं आ रही। और ये हमारी इस वक्त मैं समझता हूँ आज का जो आपका जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो हमारा पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, जो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, जिसके साथ हमने अनहोनी की हुई है, ये वक्त की ज़रूरत है और हमें इसकी तरफ आना होगा। इसी में आपने सुना है ऑर्गेनिक है, कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर है, क्या है दुनिया तो यही है। देखें ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, हमारी प्रॉब्लम्स आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अगर हम ये जो बात आपने की है ना, इससे प्रोडक्टिविटी भी जुड़ी हुई है, उस पर बात करेंगे कि अगर हम उधर जाते हैं तो फिर पैदावार कम होती है, उसको कैसे हम मैनेज करें। मतलब साहब,
इसका मतलब ये है कि ये इकोलॉजिकल सिस्टम है बुनियादी तौर पर, जिसको बरकरार रखने के लिए हम ये तरीक़ाकार अडॉप्ट कर रहे हैं। हमने इकोलॉजिकल सिस्टम तोड़ दिया दुनिया में ज़राअत को एग्रेसिव करते हुए फटल। जी बिल्कुल बुखारी साहब, ऐसे ही है कि जैसे जैसे इंसानों की आबादी जो है वो बढ़ी, तो इंसानों ने ये ज़रूरत महसूस की कि अब हमें खाने के लिए जो है ना चीज़ों को ज़्यादा उगाने की जो है वो ज़रूरत है। तो उसी की देख तरक में जो है किसानों ने जो है अपनी फसलों को जो है उसकी आबादी जो है वो ज़्यादा करनी शुरू की। जब आबादी फसलों इंसानों की ज़्यादा हुई तो फसलों की भी काश्त जो है वो ज़्यादा शुरू हुई, जिसकी वजह से जो है जो कीड़ों को जो है वो माहौल मिला कि वो उनके ऊपर हमला कर सकें। अब जब कीड़ों फसलों के ऊपर हमला करते हैं तो इंसान की कोशिश होती है कि मुझे इनको जो है बचाना है ताकि मेरा माशी नुकसान जो है वो ना हो सके। तो उसकी देख तरीक में इंसानों की जो अगर तारीख़ को देखा जाए तो जो एहराम मिस्र के जो बकायात मिली हैं उससे भी ये ज़ाहिर हुआ है कि उस टाइम पे भी जो फसलें काश्त की जाती थी वो लोग भी जो है अपनी फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जो है मुख्तलिफ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते थे। स्प्रे तो नहीं होगा सर, स्प्रे नहीं होता था उस टाइम पे। जो है ये मिर्चें जो होती थी या इस तरह के जो मसाला जात होते थे, काली मिर्च होती थी या जो लाल मिर्च होती थी, इस तरह के जो है स्प्रे जो है वो किए जाते थे। और जो है पुराने, अगर हम पुरानी किताबों को देखें तो उससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे वो सल्फर या जिंक का इस्तेमाल भी जो है ना अपनी फसलों को जो है कीड़ मकोड़ों के हमले से उस टाइम भी करते थे। अच्छा, जबरदस्त। तो उसी के देख कर एक में चीजें जो हैं वो इससे अटैच्ड कि आप अगर असेस करें, देखें तो देखें ना, आबादी तो तेजी से बढ़ रही है। अभी हम रोना रो रहे हैं कि जी आबादी तेजी से बढ़ी तो हमने जो है पैदावारी अमल बढ़ाने के लिए हेक्टिक एग्रीकल्चर शुरू की। तो अब तो मजीद इससे इजाफा होगा कि वो जो आबादी है उसमें मजीद तेजी आ रही है। तो अब ये बताइएगा कि वो इकोलॉजिकल सिस्टम इस वक्त खतरे में है और फ्यूचर आपको क्या नज़र आ रहा है? सर ऐसे ही है, बेसिकली फार्मर की कोशिश ये होती है कि वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करे जिससे अगर उन्होंने अपनी फसलों को कीड़ों से बचाना है तो उनको फौरी तौर पे जो है कंट्रोल मिल सके। तो उसका सबसे आसान और तेज़ तरीन हल जो फार्मर की नज़र में है और जो हमारे यहाँ सिस्टम पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर चल रहा है वो है पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, जो कि हम ज़रूरी अद्वियात जिनको कहते हैं। तो अब ज़रूरी अद्वियात क्या करती हैं कि वो जो दोस्त कीड़े हैं उनको भी जो है वो ख़त्म कर हैं, जिसकी वजह से क्या है हमारे जो माहौल का तवाज़ुन कुदरत ने पैदा किया हुआ है वो बिल्कुल जो है गड़बड़ कर जाता है। तो हमारे माहौल के अंदर ऐसे दोस्त कीड़े हैं कि अगर हम अपने ज़रूरी अद्वियात के स्प्रे को थोड़ा डिले कर सकें तो वो कुदरती तौर पे भी उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगा, जैसे गंदम है, हम गंदम के ऊपर कोई ऐसी स्प्रे नहीं करते जो कि कीड़ों को ख़त्म करती है, और गंदम के ऊपर आपको पता है कि तेले का हमला होता है, और तेले को ख़त्म करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बायो कंट्रोल एजेंट जो है वो कुदरत ने अपने अंदर ही जो है वो रखा हुआ है, जिसको हम लेडी बर्ड बीटल या लाल भूंडी भी कहते हैं। तो वो वहाँ पे मौजूद होती है। अगर आप गंदम के फसल के अंदर जाएं तो वो आपको नज़र आती है। तो वो क्या करती है, वो कुदरती तौर पे उन कीड़ों को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन जब हम ख़तरनाक किस्म की अद्वियात जिनको हम ख़ास तौर पे हाईली हैज़र्डस पेस्टिसाइड का नाम देते हैं उनका स्प्रे करते हैं, तो जिनकी वजह से हमारा माहौल का जो तवाज़ुन है वो ख़राब होता है और दोस्त कीड़े जो हैं वो मर जाते हैं, वो भी साथ मर जाते हैं। तो वो सारा हम इकोलॉजिकल सिस्टम को, हमने इकोसिस्टम को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये IPM का मकसद जो है उसको भी ज़रा जान लेते हैं कि IPM का मकसद पैदावारी अमल को बढ़ाना है, इकोलॉजिकल सिस्टम को बरकरार रखना है, या अपने माहौल को ठीक करना है? क्या इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा सर, इसमें 2-3 चीज़ें जो बेसिक हम इसको रखते हैं अपने जहन में, माहौल, उसके बाद जो है ना प्रोडक्शन होती है हमारी, कि जो भी हमने इकनॉमिक्स को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अवामल को इस्तेमाल करना जिससे हमारा माहौल भी ठीक रहे और इंसान की सेहत भी ठीक रहे, इंसानों के साथ साथ जानवरों की जो सेहत है वो। तो ये 3 चीज़ें जो है ना हमने इसको अपने जहन में रखते हुए जो ना जितनी भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब IPM बेसिकली एक स्ट्रेटजी है, इसमें हम डिफरेंट मुख्तलिफ जो कंट्रोल मेजर्स है उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम सारे ज़रूरी जहर बिल्कुल ही, मतलब ये कोई 2-2-4 वाली साइंस नहीं है, नहीं, इसको साथ साथ जो है हमने बदलना है हालात का जायजा लेके। ऐसी ज़रूरी जहर भी इसमें शामिल होते हैं अच्छा इसकी स्ट्रेटजी में, लेकिन हम उसमें उसको आखिरी कैटेगरी में रखते हैं। हम पहले कोशिश करते हैं कि उसको प्रिवेंट करने। इसके 3 कंपोनेंट है बेसिकली, अगर हम IPM को समझें। एक ब्रेक ले लूँ, फिर इसको IPM को अप्लाई कैसे करते हैं इस पर भी बात करेंगे ना, कि जी इसको हमने वो क्या स्टेजेस हैं जिनको साथ साथ हम लेके चलते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं IPM पे। IPM एक तरीक़ाकार है
जिससे आप कीड़ों को कंट्रोल करते हैं, किस तरह कंट्रोल करते हैं? ज़रूरी नहीं कि आप जहर अप्लाई करें, और जहर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार है, ग्रेजुअल है। तो इस पर हम बात कर रहे हैं, माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब, अभी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, तो जब आप फील्ड में जाते हैं, काश्तकार के पास जाते हैं, तो जब आप उसे ये तरीक़ाकार बताते हैं तो उसे बताते हैं कि ये IPM है, या बस उसको समझा देते हैं कि ये करना है? डॉक्टर साहब, फार्मर को इस बात का भी इदराक है कि IPM के बगैर उसका सर्वाइवल उसे IPM का पता है? उसे बिल्कुल अंदाज़ा है। अगर मैं आपको पिछले दिनों मिसाल दूं तो साउथ पंजाब के अंदर कॉटन बेल्ट के अंदर आप देखें कि जो हमारे नंबर ऑफ़ स्प्रेज़ हैं, ये जेन्युइन फिगर से वो 27 तक स्प्रेज़ हमारे जाते थे कॉटन के अंदर। अब वो स्प्रे रिड्यूस होकर हमारे 4 से 5 आ गए। वो पैसों का भी मसला है, जेब में पैसे नहीं है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी रीज़न, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पहले लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि अगर दुश्मन कीड़ों को मारना है तो उसका एक ही हल है, वो है ज़री ज़हरें। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम फार्मर्स ने और महकमा ज़राअत तोसी ने एकेडमिया के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये फार्मर्स को हमने IPM इस वक्त ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। डॉक्टर साहब, फार्मर्स की हम काउंसलिंग कर रहे हैं। फार्मर्स इस वक्त अवेयर है कि मैंने अपनी क्रॉप पे किस तरह से जो वही अखराजात वाली बात मैं बता रहा हूँ कि अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई है, उसकी मजबूरी है ये चीज़ें करना। वो ज़मीन को इस तरह से तैयार करता है कि उसमें जड़ी बूटियाँ कम से कम हो गए, वो दूसरे तरीके इस तरह करता है। मसलन इसमें हम फार्मर्स को बता रहे होते हैं, मसलन आपको एक मैं छोटी सी एक कीड़े की मिसाल दूँ। अब थ्रिप्स है, कपास के ऊपर आता है, आप उसमें 10 स्प्रे कर लें कवर नहीं होगा। सिंपल उसका एक गोडी करते हैं, वो आसानी से कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो रहता ज़मीन पे है। तो अब ये फार्मर्स को ये चीज़ सिखाई जा रही है, समझाई जा रही है। ये अभी आपने जिक्र कर दिया ना जड़ी बूटियों का, तो जड़ी बूटियों को मारने के लिए भी हम स्प्रे करते हैं, फंजीसाइड्स भी करते हैं, वेडिसाइड्स भी करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये भी हम पेस्टिसाइड में शुमार करेंगे क्या? इसको आप महकमा ज़राअत इसको क्या? जो जड़ी बूटियाँ है ना, बेसिकली हम अब कैटेगरी बनाते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा पेस्ट कौन है। जड़ी बूटियाँ भी तो पेस्ट में आएंगी ना। अब जब हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने भी IPM यूज़ करेंगे, मसलन हम ज़मीन की तैयारी ऐसे तरीके से करेंगे कि उसके अंदर जड़ी बूटियाँ कम से कम हो गए। मसलन एक दफ़ा हम फसल लगाने से अगर किसी ज़मीन के अंदर एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी एक ख़ास किस्म के टाइम पे उगती है, तो हम थोड़ा सा अपना जो बिजाई का टाइम है उसको 10 या 15 दिन आगे कर लेंगे और एक दफ़ा उस ज़मीन को वत्तर हालत में ला के उन जड़ी बूटियों को उगने का मौका देंगे। जब वो सारी की सारी जड़ी बूटियाँ उग जाएंगी तो हम उनको ज़मीन IPM की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं आप? जी, अगर हम वेडिसाइड्स स्प्रे करते हैं तो उससे भी दोस्त कीड़े मरने का खर्चा होता है? सिर्फ दोस्त कीड़े ही नहीं मिलते, कोई भी किसी किस्म का जो जरी जहर है वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, इंसानी सेहत को डिस्टर्ब करता है। आप डॉक्टर इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, मैं इसलिए मैंने कहा इनके क्योंकि ये पौधों को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारी जो मेन फसल है उसके अंदर भी इसके रेजिड्यूज आ जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बात का नुकसानदेह होते हैं। तो इसके लिए फिर हमें कोशिश यही करनी है, जैसे हमारे गोडी का तरीकाकार है, मैकेनिकल है, अगर आपका एरिया कम है तो बात करते हैं। आपकी सब क्या राय है फंजीसाइड और जो मैं इस पे रेजिड्यूज के हवाले से बात करूंगा कि ये रेजिड्यूज का जो मसला है, पहले तो रेजिड्यू बताए ना कि है क्या, आम आदमी की समझने के लिए ना। आम आदमी की समझ के लिए ये है कि जो जहर की बकायात होती हैं वो फसलों के अंदर उसके असरात जो है, उसके असरात फसल है, फल है, सब्जी है, जो कुछ है उसके अंदर भी रह जाएंगे। और उसका यह है कि ना सिर्फ हमारी इंसानी सेहत पे असर पड़ता है, बल्कि हमारी जो ज़रूरी तिजारत है उसके ऊपर भी इस टाइम इसका बहुत ज़्यादा असर देखने में आ रहा है। रिसेंटली हमारी ये जो चावल की फसल है, जो कि एक पाकिस्तान की बहुत अहम ज़रूरी जिनास है जो कि एक्सपोर्ट की जाती है, उसके अंदर ये पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज़ जो हैं वो पाए गए, और जिसकी वजह से हमारी ज़रूरी तिजारत को बहुत बड़ा धचका लगा, और जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है बड़े खातिर खा जो है इकदाम किए, और कुछ ऐसी जहरें जिनकी वजह से ये जो आप कहते हैं रेजिड्यूज़ उनके अंदर आए, उनको बैन भी किया गया है पाकिस्तान के अंदर। तो गवर्नमेंट इसके हवाले से बहुत ज़्यादा विजिलेंट है और वो बहुत अच्छे जो है तरीक़ेकार इस्तेमाल कर रही है ताकि ज़रूरी जहरों का इस्तेमाल है जो उनको कम से कम किया जाए और IPM को जो है वो फ़रोग दिया जाए। इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इस टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़ास तौर पर जो है वो IPM के डेमो प्लॉट्स भी लगवा रही है और फार्मर को जो है वो फोकस भी कर रही है कि वो IPM के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अप्लाई करें। ये जो डेमो प्लाट्स हैं वो इसी तरह के आपने वहाँ कम से कम स्प्रे किए हुए हैं और उनको कंट्रोल किया है बायोलॉजिकल तरीके से, और फिर वो लोगों को दिखाते हैं कि ये जी एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, हमने नुमाइशी प्लाट लगाए हैं, तहसील लेवल पे, मरकज़ लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल तक हम इसको लेके गए
और फिर इसके अंदर हमने अवेयरनेस सेमिनार्स किए हैं। इससे ना सिर्फ फार्मर्स की जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो पैदावारी अखराजात हैं वो कम हुए हैं, बल्कि फार्मर की पैदावार बढ़ी है, जो सबसे बड़ी मज़े की बात है। ना सिर्फ पैदावार बढ़ी है बल्कि जो आपकी प्रोड्यूस आई है डॉक्टर साहब, उसकी क्वालिटी भी बढ़ी वो है। जो लोग देखने के लिए आए हैं, क्या रिस्पांस रहा है उनका? डॉक्टर साहब उन्होंने अडॉप्ट किया है। अच्छा। हाँ, और माशाल्लाह इस वक्त ये आप देखें हमारे टोमेटो के ऊपर, हमारी कॉटन के ऊपर, हमारे शुगर कमी आई के, है। ना सिर्फ हम इसको अब गवर्नमेंट लेवल से निकल के ही प्राइवेट सेक्टर ने ऑन कर लिया है। जितनी भी इस वक्त शुगर्स मिल्स हैं, उनके जितने भी बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, वहाँ सब पे वो IPM अप्लाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पे कर रहे हैं। आप डॉक्टर साहब जैसे कुछ सर कहना ये चाहते हैं? चावल की बात कर रहे थे, तो चावल के अलावा हमारी जो मैंगो की खास एक्सपोर्ट है, क्योंकि हमारा ये एरिया जो है ना वो आम की पैदावार के हवाले से, तो आम के ऊपर भी पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले, 10-15 साल पहले, ये इंडिया के ऊपर कोई पाबंदी लगी थी। तो उस वक्त पाकिस्तान भी एट स्टेक था, लेकिन पाकिस्तान में पूरा एक तरीकाकार DPP ने अडॉप्ट किया, उसमें फिर लोगों की ट्रेनिंग की गई, उसमें फिर यूरो गैप रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज़्म इन्वॉल्व किया गया। तो फ्रूट फ्लाई की मैनेजमेंट ख़ास तौर पे उसमें सारे IPM की जो तरीकाकार थे लोगों को दिखाए गए कि इसको आप किस तरह ज़रिए जहर इस्तेमाल किए बगैर भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसकी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये सारी प्रैक्टिस कराई गई। तो उस पर काफ़ी हद तक जो ना हमारे ख़ास तौर पे आम के ऊपर जो ना वो जहरों का इस्तेमाल कम हुआ है, फ्रूट फ्लाई के हवाले से अगर बात करें। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि हमारे जो फ्रूट के अंदर जो ज़रिए जहरों का असर है वो कम होना शुरू हो गया। तो हमारी एक्सपोर्ट जो ना अभी तक उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं हुए। अच्छा, एक सानवी सा सवाल है आलमगीर साहब, आजकल हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे इस खिते में चावल की बड़ी काश्त हो रही है, ऐसा है? बड़ी है काश्त? जी बिल्कुल काश्त बढ़ी तो है। हमारे पास तो पानी नहीं है, उधर से पहले गन्ने ने मारा है, अब चावल मार देगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो फैक्ट है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। और इस खित्ते, ये जो खित्ता है हमारा इस चावल के है भी नहीं। एज अ डिपार्टमेंट हम तो इसको कंडेम करते हैं, लेकिन आपको पता है डिमांड और सप्लाई का वो रूल हमने जरा जायजा लिया ना कि ये जो पराली को आग लगाने वाला मामला, तो उससे पता लगा कि जी तो बड़ी काश्त हुई है चावल की, जिधर भी जाए चावल इसमें बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ना एक पहलू को वैसे भी देखता हूँ, तो इस कायनात का कोई भी निज़ाम कोई परमानेंट नहीं है। अगर आप हिस्ट्री उठा के दे तो कॉटन भी हमारे इस बेल्ट की क्रॉप नहीं थी, ये भी फैसलाबाद से चली और मुल्तान से होते हुए रोही में पहुंच गई है। तो ये चेंजेस आती रहती हैं, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, किसी भी नए इकोसिस्टम में नई स्पीशीज जाके जन्म लेती रहती है। तो बिल्कुल वो हमारा इशू है। बल्कि पता नहीं आप इसकी तस्दीक करेंगे कि भाई मुझे पता लगा कि 1 किलो चावल प्रोड्यूस करने के लिए 5000 लीटर जो है पानी दरकार है। तो 5000 लीटर पानी लगा लिया और उसे 300 रुपये किलो जाके दुनिया में बेच आए, तो क्या बेचा उसमें, क्या कमाया? ये कोई हमारी अच्छी हिकमत अमली नहीं है। इसके लिए हम इसको डिपार्टमेंट लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कोई राइस को इस बेल्ट के अंदर प्रमोट नहीं कर रहे। सूटेबल नहीं है ना जी, पानी की पहले कमी है। चलें आगे चलते हैं असल मौजूद की तरफ। मुज़म्मिल साहब, अब ये बताइएगा कि ये जो IPM है जो हमारा असल मौजू है, इसे हमें अपने तारीख़ ने सिखाया कि ये तरीक़ाकार है जिसको अडॉप्ट करना चाहिए, कोई सकाफ़त ने सिखाया, हमारे कल्चर ने हमें सिखाया, और हम कोई दरमियान में आके इसे भूल गए? हुआ क्या, कहानी क्या है? जी बुखारी साहब, बेसिकली कहानी ये कि जब पाकिस्तान के अंदर 1970 के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हम कहते हैं ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो उसके साथ हमारे पास नई किस्म के जो है बीज आए, अच्छा ठीक है, जिसको हम हाइब्रिड सीड्स भी कहते हैं। ठीक है। हाइब्रिड सीड में ये होता था कि उनकी प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी आया हमारे कंट्री के अंदर कि हमारे जो बाहर के कीड़े मकोड़े थे वो उन बीजों के साथ हमारे मुल्क के अंदर भी आए। अब हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा माहौल नहीं था, ना ही यहाँ पे उनके दोस्त कीड़े जो थे मौजूद थे, जिसकी वजह से हमारे पास और कोई तरीका नहीं था उनको कंट्रोल करने के लिए, माँ सिवाय हम ज़राई ज़हरों का इस्तेमाल। हमने धड़ाधड़ उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमारी एक ब्रेक ले लूँ, फिर इसको मज़ीद यहीं से बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं IPM पे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि IPM है क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, वो हमने 70 के रेवोल्यूशन में सब कुछ बहा दिया, पैदावारी अमल तो अच्छा हो गया, पैदावारी अमल तो अच्छा हो गया, हमारी ज़राअत तो ऊपर चली गई, लेकिन अपने अपने इकोसिस्टम को जो है, अपने अपने माहौल, कुदरती माहौल को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। जो हमारे पास रहे से गिने चुने दोस्त कीड़े थे उनको भी हमने तकरीबन जो है ख़त्म कर दिया। मरला ऐसा आया, हमने देखा कि हमारे हर तरफ जुगनू थे, सफ़ा हस्ती से मिटा दिए, गिद्ध थे ख़त्म हो गए, तोता हर दरख्त पे बैठा हुआ नज़र आता था ख़त्म हो गया, हुदूद कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये भी सारे इसी की नज़र। जी बुखारी साहब, ऐसे ही है। जो
एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो एक चीज़ बताते हैं कि जो हनी बी है, जो हमारी शहद की मक्खी है, वो जिस इलाके में है तो वो इकोसिस्टम जो है वो बहुत सस्टेनेबल कंसीडर किया जाता है, या पायदार जिसको हम बोलते हैं वो कंसीडर किया जाता है। लेकिन ज़रूरी जहरों के बेजा इस्तेमाल की वजह से, ख़ास तौर पे जैसे मैं शुरू में भी एक बात बता रहा था कि जो हाईली हैज़र्डस पेस्टिसाइड हैं, जिनको जहरीली तरीन अद्वियात कंसीडर किया जाता है, उनका स्प्रे जो है वो पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा किया गया, जिसकी वजह से जो शहद की मक्खी है उसकी पॉपुलेशन जो है हमारे इलाकों में जो है वो बिल्कुल नापैद हो चुकी है। नापैद होगी। वो कहते हैं कि जहाँ पेस्टिसाइड के स्प्रे हुआ तो रास्ता भी भूल जाती है। रास्ता भी भूल जाती है, बिल्कुल ऐसी है। ऐसी है, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो जिसकी वजह से जो है हमने अपने सुख की खातिर दूसरों मैं का कहता हूँ कि हमने जानवरों और बाकी हयातात की जिंदगी जो है वो इंतहाई मुश्किल कर दी है। उसको सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल उनका नहीं हुआ, जिसकी वजह से आप देख लें कि आज से 25-30 साल पहले आपको जगह जगह पे शहद की मक्खियों के छत्ते नजर आते थे, जिनसे लोग जो है वो शहद हासिल करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल जो है नापैद हो चुका है। वो ट्रम्प साहब ने पैरास्टामोल के खिलाफ एक कैंपेन चलाई हुई है, हमें तो धड़ाधड़ खिलाए जा रहे हैं, पता नहीं ये भी बाद में बताएंगे। जैसे अभी ये 70 की दहाई का आपका जिक्र कर रहे हैं, 70 के बाद जो है ये 55 साल हो गए, तो हमने खामोशी रखी ना, धड़ स्प्रे करते रहे। हमें यहाँ बैठ के बताते थे हर दूसरे दिन स्प्रे कर रहे हैं जी, फसल तब ठीक होती है, हर दूसरे दिन स्प्रे करें। बिल्कुल। अब बुखारी साहब, दुनिया के अंदर जो है ना चीज़ों में, एग्रीकल्चर में, ज़राअत के अंदर आप कह लें कि लोगों के सोचने का तरीका जो है ना अब तब्दील हो रहा है। तो आज से 25-30 साल पहले की जो ज़राअत हमने जिसको छोड़ दिया था, जो हमारे आबाओ अजदाद करते थे, अब लोग उसकी तरफ वापस आ रहे हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और वापस क्यों आ रहे हैं? वापस इसलिए आ रहे हैं, खौफ पैदा किया है हमने उनके अंदर, या उन्होंने खुद सीखा है, या उन्हें बका इसी में नजर आ रही है, हुआ क्या है? और ये पाकिस्तान में वापसी है या दुनिया में भी वापसी है? नहीं बुखारी साहब, ये पूरी दुनिया के अंदर वापसी हो रही है, क्योंकि लोगों ने जब देखा कि इन पेस्टिसाइड के असरात क्या होते हैं जिस्म के ऊपर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जब साइंसदानों ने तहकीक की तो उन्हें पता चला कि ये जो जहरीली दवाएँ हम बिना किसी रोक टोक के इस्तेमाल करते हैं, तो इनका इंसानी जिस्म के ऊपर क्या असर आ रहा है, माहौल के ऊपर क्या असर आ रहा है। तो वहाँ से एक खतरे की घंटी जो है लोगों के दिमाग में बजी, तो उन्होंने सोचा कि इसको जो है तरीक़ाकार को अब तब्दील करना। 50 साल हम 50 साल हम इस्तेमाल जो अब हमें बताया कि ये जहरें हैं, नहीं ये जहरें हैं, बिल्कुल ऐसी। और अगर आप इसकी पेस्टिसाइड की बोतल उठा के भी देखें तो उसके ऊपर भी जहर लिखा होता है। बड़े अरसे तक तो ज़रूरी अद्वियात ही लिखा जाता है। जी, ज़रूरी अद्वियात लिखा जाता है। अब इसके ऊपर ज़रूरी जहर लिखा बैनर्स पे, दुकानों के बोर्ड्स पे ज़रूरी अद्वियात लिखा होता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस तरह मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, अब जरा आईपीएम को हम देखते हैं कि आईपीएम है क्या और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आईपीएम, अगर मैं एक फार्मर हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं अब जो काश्त कर रहा हूँ मैं आईपीएम को अप्लाई करूँगा, तो मुझे पहला स्टेप क्या करना है? अच्छा, अभी तक जो हमारा जितना भी जो तरीकाकार राइज है ना इस वक्त, वो ज़्यादातर है इंटरवेंशन। हम इसको तीसरा कंपोनेंट कहते हैं। पहला कंपोनेंट होता है सप्रेशन, कि उसको आपने रोकना है, यानी बचाओ जिसको हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये काम जो है ना फसल के ऊपर जो सप्रेशन है, हाँ जी, यानी ये फसल उगाने से पहले का काम शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, उस पर हमारी तवज्जो कम होती है। अब उसमें अगर हम सिंपल एक मैं मिसाल देता हूँ आपको इसकी कपास की, तो कपास में अगर गुलाबी सुंडी का आपने तदारुक करना है तो ऑफ सीजन मैनेजमेंट हम एक टर्म यूज़ करते हैं। उससे पहले ही उसको रोकना है कि उसके हालात, क्योंकि ये इसका जो लार्वी है वो आपकी जो टिंडा बचा होता है ना पिछली कपास का, तो उसके अंदर ये सो जाता है, वो आपकी जो छींटियाँ पड़ी होती हैं घरों में उसके अंदर रहता है। ठीक है। अब जैसे ही मौसम बेहतर होता है, कपास आपकी फील्ड में मौजूद होती है, तो ये वहाँ से निकल के उसमें आ जाता है। अगर हम इसी को देख लें, इसको वही रोक लें तो जो है इसमें काफ़ी हद तक हम इनिशियली उसको बचा सकते हैं। एक सवाल जो है ना वो यही बड़ा मैं ज़रा आपसे जानना चाह रहा हूँ आम आदमी के समझने के लिए, क्योंकि मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि फर्टिलाइज़र जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, उसको भी हम पेस्टिसाइड के साथ साथ जोड़ सकते हैं या उसमें न्यूट्रिशन ही है सिर्फ? जितने भी मसनूई केमिकल्स हैं ना जो हम बना के ज़मीन में डालते हैं, उनका सबका कोई ना कोई आपकी सेहत के ऊपर, आपके माहौल के ऊपर कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। क्यों जी? ये सारे केमिकल आपका तजुर्बा क्या में आते हैं? जी डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई भी ऐसी सिंथेटिक चीज़, चाहे वो हम ज़मीन के अंदर ऐड कर रहे हों या हम फसलों के ऊपर डाल रहे हों, उसका डायरेक्टली आपका इकोसिस्टम के, आपके माहौल के साथ और आपकी सेहत के साथ लिंक है। लेकिन अब चूंकि अब देखना ज़रूरत इस अमर की है कि इन चीज़ों का हमें एक मुतवाज़न इस्तेमाल करना है। ज़रूरत इस अमर की है कि किस चीज़ की कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, ज़ाहिर खुराक उगाना भी हमारी मजबूरी है। वैसे आपकी क्या राय है? फर्टिलाइजर जो यूसेज है, बिल्कुल ऐसे एक हमारे पंजाब में ना कहावत है कि दब के पाते रज के खा।
तो वो वाली इस्तेलाह जो है ना अब हमें छोड़नी पड़ेगी। अंधाधुंध डाल दो भैया। अंधाधुंध वाला जो हिसाब है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि अगर आप मरीज को डॉक्टर के पास लेके जाएं तो वो भी आपको परहेज पहले बताता है और दवा आपको जो है वो बाद में बताता है। तो आईपीएम जो है बेसिकली इसी तरीके से है कि ये परहेज से बेहतर, ये इलाज से बेहतर परहेज है। फर्टिलाइजर का भी यूजेज जो है उसको भी हमने देखना है। जी, नहीं डॉक्टर साहब? जी, ऑर्गेनिक की जब बात करते हैं तो उसमें तो हम सारे अच्छा, पहला मरला तो आपने बताया कि जी हमने बचाव करना है। प्री मैनेजमेंट जो है वो पहला बचाव है, ठीक है। उसके बाद होती है उसका मुशाहिदा कि जब आपने फसल लगा ली फिर उसका अगर आपको कीड़ों की पहचान है कि दोस्त कीड़े ये हैं और ये नुकसानदेह कीड़े हैं, फिर तो आप उसकी मैनेजमेंट बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको इसके तजर्बा नहीं है, कोई मुशाहिदे में साइंटिफिक स्टडी होगी आम आदमी के अक्सर हमने देखा कि वो दोस्त कीड़े देख के लोग उस पर स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, तो उससे आपका सारा सिस्टम ही खराब ये हो तो जाता है। फिर आलमगीर साहब की तरफ तीसरा फिर जाता है, आ जाता मामला है यही रुके ना जी। इंटरवेंशन, ये तो आपकी तरफ जाता है कि जी ये दोस्त और दुश्मन कीड़े की पहचान जो है वो हमारे आम फार्मर को कैसे होती है या नहीं है। डॉक्टर साहब, इसका हमारा एक मरबूत गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक बड़ा मरबूत सिस्टम है। यूनियन काउंसिल लेवल पर हमारे फील्ड है। नो डाउट कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हम बिल्कुल फार्मर की काउंसलिंग कर रहे हैं और उन्हें इस चीज़ को समझा रहे हैं। अब देखें, गंदम अभी तक हमारी जो फसल बची हुई है, ये सिर्फ मैं समझता हूँ ये महकमा ज़राअत की काविश है कि अभी तक इस पर पेस्टिसाइड नहीं है और आप बग़ैर पेस्टिसाइड के गंदम खा रहे हैं। और इसी तरह बहुत सारी दीगर क्रॉप्स के अंदर हम फार्मर्स की जो विलेज लेवल पे जाकर गांव-गांव मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करते हैं और उनको अमली तौर पर ये दिखाते हैं कि ये दोस्त कीड़ा जीरो स्प्रे है, तकरीबन जीरो स्प्रे आप इसको कंसिडर कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा अभी तक। मतलब फिर खौफजदा होने की जरूरत नहीं गंदम अभी के बारे गंदम में हमें वो रेजिड्यूज वाली इतनी हमें बात नहीं है, क्योंकि हमने अभी गंदम को बहुत हद तक स्प्रे को रोका हुआ है। ये और लोग क्यों घूमते फिर रहे होते हैं कि वो देसी गंदम मिल जाए यार, जहाँ यहाँ फर्टिलाइजर भी ना इस्तेमाल हुई हो तो उसको देखें यार ये गंदम में भी जहर है। इसका मतलब है ऐसा कुछ नहीं है, परेशान होने की जरूरत जी, कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं कुदरती चीज़ के करीब ज़्यादा रहूं, क्योंकि इंसानी फितरत ही कुदरत के करीब रहना चाहती है। तो ज़ाहिर है मैं तो यही कहूँगा अगर वो इस तरह की खुराक ढूंढ रहे हैं तो उन्हें ढूंढने चाहिए, लेकिन फूड सिक्योरिटी है, इतनी पॉपुलेशन है, हमने उसको फीड भी करना है। आप ये कह रहे हैं कि अब आप भी फार्मर्स को बताते हैं, जी समझाते बिल्कुल, हैं। एग्जैक्टली। ये जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मुशाहिदा, मुशाहिदे से मुराद सिर्फ यही है कि उसने ऑब्जर्वेशन के ज़रिए देखना है कि इस पे दुश्मन कीड़ों का हमला ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई फार्मर्स जितना अच्छा अपनी फसल के बारे में या अपने मसले के बारे में एजुकेटेड होगा तो वो बेहतर फ़ैसला कर सकेगा। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर वो फार्मर एजुकेटेड है तो उसका एक डिसीजन की वजह से पूरा वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की पूरी हमारी केमिस्ट्री ने ख़राब हो जाना है। अगर वो अच्छा फ़ैसला करता है, स्प्रे डिले करता है, दूसरी टैक्टिक्स को यूज़ करता है, फर्टिलाइज़र का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसकी फसल भी अच्छी होगी, उसके अखराजात भी अच्छे होंगे और हमारा माहौल भी बचा थ्रेशोल्ड लेवल है, ये मुशाहिदे में आता है, मुशाहिदे में आता है। इस पे बात करते हैं, मैं वक्फा ले लूँ फिर इसी पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं आईपीएम पे। हमारे साथ जो माहिरीन हैं वो तमाम शोबों से, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, मौजूद हैं, जो आपको बता रहे हैं आईपीएम है क्या और इसमें बड़ी आगाही है आपके लिए कि आपने इसको किस तरह अप्लाई करना है और अपनी पैदावार भी बरकरार रखनी है, अच्छी पैदावार भी हासिल करनी है और माहौल को भी ठीक रखना है। आलमगीर साहब, अभी मैंने थ्रेशोल्ड लेवल की बात की, लेकिन इससे पहले जो है वो पेस्ट स्काउटिंग है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पेस्ट स्काउटिंग के आपसे ही पूछ लेते हैं कि पेस्ट स्काउटिंग क्या है और फिर थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, ताकि फिर हम अपने काश्तकार को बता सकें। बेसिकली डॉक्टर साहब, पेस्ट स्काउटिंग एक वो तरीका कार है जिसके अंदर एक किसान या एक एक्सपर्ट ये डिसाइड करता है कि अब इस कीड़े को मारने के लिए किसी जरी जहर की ज़रूरत है या नहीं है। ये एक तरीका कार है और उस तरीके कार के अंदर रिलायबल है। जी बिल्कुल रिलायबल है, ये तो बुनियाद है ना। देखिए अगर फील्ड में जाते हैं और जाहिर है आपने रैंडमली देखना है, जी ठीक है ना, फील्ड में जाते हैं तो पूरा फील्ड है, आप उसमें से 10 पौधों को मायना करते हैं और फैसला कर लेते हैं कि ये कैफियत ये है, तो ये रिलायबल है। आप जी बिल्कुल, इसका एक तो पूरा आप क्या समझते हैं कि आप रिसर्च के बंदे? हाँ जी, इसमें माशी नुकसान की हद जो ना वो हर क्रॉप की वैल्यू के हिसाब से होता है। अगर आप जनरली मैं आम इस मिसाल में समझाऊँ कि अब जैसे हमारे सॉइललेस जो कल्चर है जिसमें हम हाइड्रोपोनिक में जो ना हाई वैल्यू क्रॉप लगाते हैं, अब उसका एक टमाटर है, हम फ़र्ज़ करें तो टमाटर का भी मैं पता कर रहा था, हमारे जो उधर हाइड्रोपोनिक यूनिट लगा है तो उसकी इस वक्त जो चेरी टमाटो है ना उसका रेट है 1200 रुपये किलो।
वही टमाटर अगर बाहर लगा हुआ है सीज़न में, तो उसका रेट जो है ना, ये अब इवन हमारे सीज़न में जो है ना उसका 100-150 पे आ जाता है, और जो दूसरा उसके अलावा जो आम इस्तेमाल का है वो 10 रुपए किलो पे भी आ जाता है, 5 रुपए पे भी आ जाता है। जाहिर है यहाँ पे आके उसकी माशी नुकसान की हद जो है ना वो भी बदल जाती है, बदल जाएगी। डॉक्टर साहब आप एग्री करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है कि फसल की कीमत जो है ना वो फार्मर का जो है ना जहन बनाती है कि क्या मुझे इसके ऊपर पेस्टिसाइड या कोई अदर तरीक़ेकार इस्तेमाल करने हैं या नहीं करने। अगर उसको रेट अच्छा मिल रहा है तो वो अदर जो तरीक़ेकार है स्प्रे जो है वो कर देगा। अगर उसको रेट अच्छा नहीं मिल रहा तो वो कहेगा कि अच्छा इस पे तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होता, वो उल्टा फसल को ही जो है ना ख़त्म कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब आलमगीर साहब आप कह रहे हैं कि पेस्ट स्काउटिंग इज़ अ रिलायबल वे टू एड्रेस द हाउ द क्रॉप इज डिस्टर्ब, है ऐसे ही हो गया ना? एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसको आम आदमी समझता है कि जो फार्मर है कि वो पेस्ट स्काउटिंग इज़ अ साइंटिफिक वे ना, एक टेक्निक है ना, एग्जैक्टली। उसको वो समझता है कि मैंने पेस्ट स्काउटिंग कैसे करनी है? डॉक्टर साहब बिल्कुल समझता है, क्योंकि अगर वो इसको नहीं समझता तो वो अपनी क्रॉप को ही नहीं बचा सकता। उसको अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी क्रॉप्स के ऊपर कौन सा कीड़ा मकोड़ा या कौन सा दुश्मन हमला कर रहा है और इस वक्त उसकी तादाद कितनी है। एक तो वो खुद डिसीजन कर रहा होता है, दूसरा उसके साथ साथ गवर्नमेंट के जितनी भी मशीनरी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वो उसकी काउंसलिंग पे मौजूद है। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उसके अंदर ज़ाहिर है टेक पार्ट कर रहा होता है, उसकी काउंसलिंग कर रहा होता है। मैं ज़रा इनकी राय ले लूँ इसमें, आपका क्या ख्याल है, समझता है आम आदमी पेस्ट स्काउटिंग के तरीक़ेकार को? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ राय हो सकती हैं। जो अच्छा पढ़ा लिखा फार्मर है या जिसे प्रोग्रेसिव ग्रोअर कहते हैं वो तो एक समझता है, बेहतरीन तरीके से इसको समझता है। छोटा फार्मर आप फील्ड में जाते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ फार्मर्स हैं जिनके पास जो उनकी ज़मीन की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, या जो उनका आप कह रहे हैं रकबा जो है वो कम नहीं है, तो वो शायद उसको उस तरीके से नहीं समझता जिस तरीके से जो है प्रोग्रेसिव फार्मर जो है उसको लेके चलता है। या ये वेरी करता है, फसल टू फसल, ये फसल टू फसल भी वेरी करता है और ये इलाका टू इलाका भी जो है वेरी करता है। दूसरी चीज़ इसमें मैं कुछ ऐड करता जाऊँ तो इसमें हमारे जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल 2 डिपार्टमेंट है, इसी तरह बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर के लोग जो ना अब जहाँ पे उनकी सर्विसेज पहुँच रही हैं वो फार्मर तो प्राइवेट सेक्टर से मुराद पेस्टिसाइड भी है, उसमें इवन बहुत सारी एनजीओज हैं जिसमें ये काम कर रही हैं इसमें एनजीओज, लेकिन उन्होंने तो बेचना है। अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि टाइम ये आखिरी है, वो उसमें ना जो थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसको कैसे असेस कर सकते हैं, इस साइंस को भी वो काश्तकार समझते हैं? काश्तकार मैं समझता हूँ उसकी इतनी, क्योंकि ये एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है और एक जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर है। लेकिन इसके साथ जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं और जो हमारे हब फार्मर्स हैं वो एटलीस्ट इससे आशना ज़रूर होते हैं, और वहीं से फिर ये टेक्नोलॉजी बाकी जो छोटे फार्मर्स हैं जिनका भी जिक्र कर रहे थे ना, वहीं से मुख्तलिफ जो डेमो प्लाट्स हैं और सारी चीज़ें हैं और वहीं से ये उसके पास पहुँच रही होती हैं। और ये हम मतलब अगर वो समझना चाहे तो वो सारे मीन्स मौजूद हैं जिससे समझ सकते हैं। अगर वो नहीं समझना चाहता तो फिर जाहिर है आप उसको क्यों नहीं रख सकते। मैं भी इसमें ऐड करता चलूँ कि हमारे फार्मर की जो थिंकिंग है या उसकी अप्रोच है वो सीइंग इज बिलीविंग वाली है। जो चीज़ वो देखता है उसको वो हमारे से भी पहले जो है बताने से पहले अडॉप्ट कर लेता है। जिस तरह अभी बता रहे थे कि ये मुख्तलिफ थ्रेशोल्ड लेवल्स जैसे हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, तो जब वो अपने से बेहतर थ्रेशोल्ड लेवल को जरा आसान लफ्जों में बता दें फार्मर के लिए ना, नुकसान की माशी हद अगर हम इसको कहें कि वो जो आपकी फसल पर कीड़ों का हमला हुआ है, जैसे कि अगर हमारे पास वो सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ है तो अगर सफ़ेद मक्खी की इतनी तादाद हमारे एक उसके ऊपर प्लांट के ऊपर मौजूद है तो हमें स्प्रे करने की जो है वो जरूरत है, वरना इतना नुकसान जो है उससे हो सकता है। ये इसको सादा अल्फाज में कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि वो रिलाई करते हैं इर्द गिर्द के काश्तकारों के ऊपर भी, ठीक है ना जी, या हमारी जो पेस्टिसाइड्स की जो कंपनीज हैं उनकी जो वो भी इंफॉर्मेशन का बड़ा बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सोर्स महकमा ज़राअत तोसी, मैं इसमें थोड़ा सा एडअप कर दूं, इस टाइम महकमा ज़राअत जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे कैब इंटरनेशनल के ताउन के साथ हमारा एक बड़ा मेजर प्रोग्राम था जिसका नाम प्लांट वाइज प्लस प्रोग्राम है। उसके अंदर जो है हमने महकमा ज़राअत के जितने भी एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हैं उनकी इन चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग करवाई थी और इनको एज अ प्लांट डॉक्टर के तौर पे जो है हमने ट्रेन किया, और वो अब ये जो है चीज़ें लेके फील्ड लेवल के ऊपर फार्मर के पास जा रहे हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर क्लिनिक लगाया जाता है जिसके ऊपर किसान आके वहाँ से ज़राई माहिरीन से जो है अपनी रहनुमाई करता है और उसके मुताबिक जो है ना वो अपनी फसलों की जो है वो प्रोडक्शन को जो है बेहतर करते हैं। आलमगीर साहब, सुना है कि आप बड़ी तादाद में ज़राई ग्रेजुएट्स को भी भेज रहे हैं फील्ड में,
उनको ये IPM सिखा के भेज रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली गवर्नमेंट ने ये जितनी भी इंटरवेंशंस की हुई हैं, इनके पीछे यही मकसद है कि काश्तकार के अंदर, पंजाब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए। इसके लिए इतना बड़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। फिर वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा और इकदाम किया हुआ है कि जो एकेडेमिया है वहाँ से भी बच्चों को कुछ वक्त के लिए लेता है। जब किसी भी क्रॉप का कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टाइम चल रहा होता है, तो चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, अफरादी क़ुव्वत कम है, तो फिर हम इनसे भी हेल्प आउट लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के हर किसान तक, हर दहलीज तक पहुंच के गवर्नमेंट का, महकमे का ये पैगाम पहुंचाएं और इस चीज़ को इंश्योर करें कि ताकि जो हमारा माहौल है वो ठीक रहे, हमारी पैदावार बेहतर आए। उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ तहकीक हो रही है, वहाँ बच्चे पढ़ के भी बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ डिलीवर हो रहा है इस हवाले से? जी, हमारी इसमें अगर मैं बायोलॉजिकल कंट्रोल बेसिकली इसमें ज़्यादा होता है, उसमें एक्सटेंशन डिपार्टमेंट भी, इनकी बायोलॉजिकल कंट्रोल लैब्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मुजफ्फरगढ़ हमारे पास करीब तरीन है, इसी तरह खलसाईवाल में है, फैसलाबाद है, एक दो और जगहों पे। ये 2 कीड़े पाल के वो ज़िम्मेदार को फ्री देते हैं। इसके साथ हमारी यूनिवर्सिटी अच्छा, मैं आज ना इस पे मैं बात करना करूं। चाहता था कि वो जो 2 कीड़े हैं वो कहाँ पल रहे हैं और कैसे मिल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इतना फैलाव हो गया, अब इस पे पूरा एक अलग प्रोग्राम करेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह करना है। तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी भी, पिछले दिनों मैंने एक MSc स्टूडेंट को उस पर लगाया था, जो हमारी जो मकई है उसके अंदर उसने एक पूरी बायोडाइवर्सिटी की पूरी एक लिस्ट बनाई है कि इसमें कितने कीड़े जो है ना वो 2 कीड़े होते हैं, उसमें नुकसानदेह कीड़े बहुत कम है, जबकि 2 कीड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा शर्म बताइए, तो अलार्मिंग है कि मौजूद होते हैं। 7% जो है वो जब हम उसके ऊपर फिर बेतहाशा अगर जहरों का इस्तेमाल करते हैं या बगैर देखे करते हैं, तो फिर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उससे बाद फिर वो कीड़े फैलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें 2 कीड़ों के हवाले से हमारी यूनिवर्सिटी भी कार्ड, हम इसके ट्रैकोग्रामा के कार्ड बनाते हैं। उस पर बात करेंगे। 10 सेकंड है आप कुछ बुखारी साहब, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर, अभी जैसे हम बायो कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है एक बहुत रीसेंट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कोई ऐसे कानून मौजूद नहीं थे कि जिसके तरीके से हम पाकिस्तान के अंदर बायोपेस्टिसाइड रजिस्टर कर सकें। अब वो कानून पाकिस्तान के अंदर तीनों मौजूद है। मेहमानों को बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, ये IPM बुनियादी तौर पर ये है कि आप अंधाधुंध स्प्रे ना करें, सोच समझ कर स्प्रे करें। अगर ज़रूरत है तो स्प्रे किया जाए, अगर ज़रूरत नहीं है तो स्प्रे ना किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप फसलों पर ये जो दुश्मन कीड़ों के हमले हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 1-2 प्रोग्रामों में भी आपको वो तरीक़ाकार बताएं कि किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इन दुश्मन कीड़ों को। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।